अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सेहत अली एकेडमी और एनिमल बिहेवियर के एक और टॉपिक के साथ आज हम लोग हाजिर हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पहले जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वही हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलाई एंड द बिहेवियर के बिहेवियर और स्टिमुलाई के दरमियान में क्या रिलेशनशिप, क्या ताल्लुक इन दोनों के दरमियान में पाया जाता है। सबसे पहले अगर हम स्टिमुलाई की बात करें, स्टिमुलाई दरअसल प्लूरल होता है, सिंगुलर जो होता है वो स्टिमुलस होता है। तो स्टिमुलस क्या है? एक चेंज है जो डिटेक्टेबल है, जो कि हम लोग महसूस कर सकते हैं। जो चेंज महसूस हो वो स्टिमुलस होगा, और ये चेंज केमिकल चेंज भी हो सकता है, फिजिकल चेंज भी हो सकता है। और ये कहाँ होगा? लिखा हुआ है हैपन इन द इन्वायरमेंट दैट काजेज एन ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्स। ये इन्वायरमेंट में होगा, ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग में होगा, और ऑर्गेनिज्म उसे महसूस करेगा और फिर वो एक रेस्पॉन्स जनरेट करेगा, और वो रेस्पॉन्स जो है वो उसके बिहेवियर का हिस्सा होगा। अब लिखा हुआ है किस तरह से होगा, तो सेंसरी सेल्स जो हैं, जो रिसेप्टर्स हैं, वो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ जगहों पर लोकेटेड होते हैं। हमारे पास जैसे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, तो उनमें ये रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, और ये जो है मुख्तलिफ चीज़ों को डिटेक्ट करेंगे और फिर उन्हें जो है नर्व इम्पल्सेस के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और फिर इसी तरह से ये ब्रेन के पास पहुंच जाएंगे। लिखा हुआ है द ऑर्गेनिजम्स देन प्रोसीड आर इंटरप्रेटेड द सिग्नल्स रिसीव फ्रॉम द सेंसरी सेल्स रिजल्टिंग इन अ रेस्पॉन्स आर बीइंग इग्नोर्ड। अब दो चीज़ें होंगी, या तो उस चीज़ के नतीजे में, स्टिमुलस के नतीजे में रेस्पॉन्स किया जाएगा, या रेस्पॉन्स ये होगा कि उसे इग्नोर कर दिया जाएगा। तो इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई रेस्पॉन्स ना दिखाएं, या फिर कोई रेस्पॉन्स दिखाएंगे। अब टॉपिक हमारे पास मौजूद है इंटरप्रिटेशन एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है समझना, कि हम लोग इंटरप्रेट करें, समझें, और फिर स्टिमुलाई से रिलेटेड कोई रेस्पॉन्स जनरेट करें। तो इसके बाद लिखा हुआ है रिसेप्टर सेंड सिग्नल्स थ्रू नर्व सेल्स टू द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। रिसेप्टर्स जो होते हैं, ये सेंसरी सेल्स, ये सिग्नल्स भेजेंगे नर्व सेल्स को, न्यूरॉन्स को, और फिर ये पहुंचेंगे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, सीएनएस के पास। फिर लिखा हुआ इन सीएनएस द सिग्नल्स आर इंटरप्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई। फिर जो है उन सिग्नल्स को समझा जाएगा स्टिमुलाई के हिसाब से, जो स्टिमुलाई होगा उस हिसाब से रेस्पॉन्स जनरेट किया जाएगा। तो सिग्नल्स को स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग समझा जाएगा। अब एक मिसाल लिखी हुई है, लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल थर्मो रिसेप्टर्स इन द स्किन ऑफ बेबी डिटेक्ट हीट। बेबी के अंदर या हमारे अंदर भी, हमारे स्किन के अंदर जो है थर्मो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। अब हमें मालूम है थर्मो रिसेप्टर्स का काम हीट को डिटेक्ट करना होता है। तो लिखा हुआ है इफ़ द हीट इज़ इंटरप्रेटेड एज डेंजरसली हाई। अगर हीट को ऐसे महसूस किया गया कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, बेबी की स्किन जो है वो हीट को महसूस कर सकती है, क्योंकि उसके पास थर्मो रिसेप्टर्स है। और अगर बेबी ये महसूस कर रहा है कि हीट बहुत ही ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में हीट मौजूद है, द बेबी विल जर्क अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट। जो बच्चा होगा वो हीट के सोर्स से बाहर चला जाएगा थ्रू अ फास्ट प्रोसेस कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, और ये बहुत जल्दी होगा। इसके अंदर ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होगा। तो अब ये जो रेस्पॉन्स था, ये जो कंट्रोल सेंटर के पास पहुंचा, यहाँ कंट्रोल सेंटर स्पाइनल कॉर्ड हो गया, तो इसका रेस्पॉन्स स्टिमुलाई के हिसाब से बहुत ही फास्ट दिया गया। मज़ीद लिखा हुआ है ऑन द अदर हैंड द कीमो रिसेप्टर्स इन द नोज ऑफ डॉग डिटेक्ट ऑर्डर कमिंग फ्रॉम द फुट। अब जो डॉग होगा उसके पास स्मेल रिसेप्टर्स, जो कीमो रिसेप्टर्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होते हैं, और वो खुशबू को महसूस करेंगे। द सिग्नल्स रीचेस द ब्रेन विच इंटरप्रेट दैट फूड इज़ गुड टू ईट। जब सिग्नल्स उसकी ब्रेन तक पहुंचेंगे तो उसका ब्रेन ही उसे बताएगा उसकी खुशबू की वजह से कि जो फूड है वो ईटेबल है, वो खाया जा सकता है। द डॉग देन रिस्पॉन्स बाय सेलिवेटिंग। जब उसके सामने पेश किया गया खाना और खाने की खुशबू अच्छी थी, तो पहले तो वो सिलाइवा जो है अपनी जो है निकालेगा, यानी कि उसके मुंह से पानी आएगा, एंड परहैप्स बेगिंग फॉर ट्रीट, और फिर वो इस तरह से बन जाएगा जैसे उसको खाना चाहिए। तो ये डॉग का एक रेस्पॉन्स था फूड के लिए, फूड की स्मेल की वजह से। अब लिखा हुआ है डिफरेंट वेज ऑफ रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, कि जब स्टिमुलाई हमारे पास आएगा तो हमारा रेस्पॉन्सेस किस तरह के होंगे। तो लिखा हुआ है द रेस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द स्टिमुलाई कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इग्नोर्ड। कोई भी जानवर किसी स्टिमुलाई को अगर रेस्पॉन्स करेगा तो 3 तरह से हो सकता है, या तो वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स होगा, या नेगेटिव होगा, या रेस्पॉन्स के नतीजे में कोई भी काम नहीं किया जाएगा। अब लिखा हुआ है अ पॉजिटिव रेस्पॉन्स इज दैट इन विच वन वांट्स मोर और इज अट्रैक्टेड टू द स्टिमुलस। पॉजिटिव रेस्पॉन्स हम ऐसा रेस्पॉन्स कहेंगे जिसके अंदर
एक जानदार जो है एक चीज़ जो है वो स्टिमुलस की तरफ अट्रैक्ट होगी या वो ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करेगी। जैसे हमने एग्जांपल देखा कि डॉग खाने की वजह से सलाइवा बाहर निकाल रहा है, तो ये उसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। इसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन बिकम्स हैप्पी आफ्टर हियरिंग अ गुड न्यूज़ इज़ अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। एक इंसान कोई खुशी की खबर सुनने के बाद खुश होगा तो ये भी उसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा। और अब अगर हम बात करेंगे नेगेटिव रिस्पॉन्स के बारे में, तो लिखा हुआ अ नेगेटिव रिस्पॉन्स इज़ दैट इन विच वन वांट्स टू अवॉइड द स्टिमुलस। नेगेटिव रिस्पॉन्स के नतीजे में कोई इंसान कोई भी चीज़ जो है स्टिमुलस को अवॉइड करेगी। थर्मो रिसेप्टर्स जो हमारी स्किन में मौजूद हैं, जैसे कि पहले एग्जाम्पल में हमने देखा कि एक बच्चा जो है वो भाग रहा है हीट से, तो ये उसका नेगेटिव रिस्पॉन्स कहलवाएगा। अब यहाँ पर भी एक मिसाल लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल अ डॉग्स हाइट्स व्हेन यू वांट टू गिव इट अ बाथ इज़ अ नेगेटिव रिस्पॉन्स। डॉग हाइट करेगा, भागेगा, अगर हम उसे नहलाएंगे तो डॉग का भाग जाना ये एक नेगेटिव रेस्पॉन्स होगा। उसके अलावा लिखा हुआ है द इग्नोर्ड रिएक्शन, इग्नोर्ड रेस्पॉन्स। इग्नोर्ड रेस्पॉन्स वो होगा जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म ये डिसाइड करेगा कि उसे स्टिमुलस पर ध्यान ही नहीं देना। लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल यू पे नो अटेंशन टू द स्लाइट चेंजेस इन द रूम्स टेम्परेचर। अगर रूम के अंदर टेम्परेचर में थोड़ा बहुत चेंजेस है, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो इग्नोर कर देते हैं उस चीज़ को, तो ये हमारा एक इग्नोर्ड रिएक्शन होगा। तो ये 3 तरह के हमारे पास मुख्तलिफ रेस्पॉन्सेज होते हैं स्टिमुलाई के नतीजे में। या तो चीज़ की तरफ जाओ, या चीज़ से दूर भागो, या उसको नज़रअंदाज कर दो। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटी एंड बिहेवियर के बिहेवियर और हेरिडिटी यानी विरासत, जीन्स का आना, उन दोनों में आपस में क्या कनेक्शन है। तो इसके हवाले से लिखा हुआ है द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म्स सच एज सेंसरी सेल्स, नर्व सेल्स एंड सीएनएस। अब 2 तरह से किसी भी जानवर का बिहेवियर डिपेंड करता है। न्यूरल सिस्टम, जैसे कि हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन डिस्कस किया था, और हार्मोनल मैकेनिज्म, जैसे कि हमने एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस किया था। इन दोनों पर हमारा जो रेस्पॉन्स है, बिहेवियर है, वो डिपेंड करेगा। इसी हवाले से लिखा हुआ है देयरफॉर जीन्स आर एसोसिएटेड विद द बिहेवियर बिकॉज दे कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ ऑल फिजियोलॉजिकल सिस्टम सच एज द नर्वस सिस्टम। हमारे जीन्स इस बिहेवियर के साथ जुड़े होते हैं। बिहेवियर को हम इनहेरिटेड कहते हैं, क्योंकि बिहेवियर को बनाने के लिए जीन्स आते हैं, और ये जीन्स आकर के हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स को कंट्रोल करेंगे। जीन्स की ही वजह से, डीएनए की ही वजह से हमारे अंदर नर्वस सिस्टम डेवलप होगा, और जब हमारा नर्वस सिस्टम डेवलप होगा तभी हम लोग कोई बिहेवियर कर पाएंगे। अब यहाँ पर मज़ीद लिखा हुआ है कि जो हमारे जीन्स होते हैं, दरअसल ये इंस्ट्रक्शंस का काम करते हैं, यानी हमारी बॉडी को बताने का काम करते हैं कि कौन सी चीज़ें करनी होती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं करती। तो लिखा हुआ है कि हमारे जो जीन्स हैं ये कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं। अब ये जो प्रोटीन्स बनेंगे ये बिहेवियर के लिए ज़रूरी होती हैं, बिहेवियर के रेस्पॉन्स के लिए ज़रूरी हैं। उसके अलावा यहाँ पर मज़ीद लिखा हुआ है इंक्लूडिंग टर्निंग ऑन अ जीन फॉर अ स्पेसिफिक हार्मोन और रिसेप्टर। जो जीन होते हैं हमारे पास, वो एक्टिवेट भी होते हैं और बंद भी होते हैं, यानी कि हमारे डीएनए के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो कभी कभार काम करते हैं और कभी कभार वो बंद भी हो जाते हैं। अब जब वो जीन हमारा काम करेगा तो उसका असर जो है एक हार्मोन पर भी हो सकता है और रिसेप्टर पे भी हो सकता है। रिसेप्टर यानी कि वो जिस पर हार्मोन असर करेगा, तो जीन एक्टिवेट होगा तभी हार्मोन और रिसेप्टर ये दोनों काम करेंगे। मज़ीद जीन की आवाज़ से लिखा हुआ है आर अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ नर्व सेल्स एंड इट्स एक्टिविटी। जीन जो है ग्रोथ ऑफ नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स की ग्रोथ पर भी असरअंदाज हो सकता है और उनके काम पर भी असरअंदाज हो सकता है। तो हमारी बॉडी के सारे मामलात इन्हीं जीन्स की वजह से हो रहे होते हैं, जो कि दरअसल डीएनए के हिस्से होते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं और बताया गया है कि किस तरह से जीन्स जो हैं वो आगे पहुँचते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है व्हेन द क्लासिकल मेथड्स वर एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड द जेनेटिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर अमंग एनिमल्स, के यहाँ पर बयान की गई कि जब जानदारों पर क्लासिकल मेथड्स अप्लाई किए गए तो हमें पता चला कि जो बिहेवियर होता है वो जेनेटिकल बेसिस है, यानी कि बिहेवियर जीन्स की वजह से उनमें आता है, एनिमल्स में जीन्स की वजह से बिहेवियर आता है। अब क्लासिकल मेथड कौन से यूज़ किए गए और कौन से मेथड से पता चला, जैसे कि एक हमारे पास है इनब्रीडिंग और दूसरा है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इनब्रीडिंग की अगर हम बात करें, इनब्रीडिंग का मतलब होता है कि आपस में ब्रीड करना, आपस में नस्ल बढ़ाना। तो जानदार जो क्लोज हैं आपस में, अगर वो आपस में ब्रीड कर रहे हैं, खुद से ही नस्ल को बढ़ा रहे हैं, तो ये इनब्रीडिंग कहलवाता है। और इनब्रीडिंग में हमने कहा कि इनब्रीडिंग के नतीजे में और आर्टिफिशियल सिलेक्शन के नतीजे में हमने देखा कि बिहेवियर इनहेरिटेड है, यानी कि वो जेनेटिक बेसिस पर कंसिस्ट करता है, जीन्स की वजह से बिहेवियर आता है। हमने कैसे ये देखा कि मिसाल अगर कुछ जानदार जिनके अंदर गुस्सा मौजूद है
तो वो आपस में ब्रीड कर रहे हैं, तो अगली नस्लें जो हैं वो भी गुस्से वाली पैदा हो रही हैं, वो भी एग्रेसिव पैदा हो रही हैं। तो ये हमें पता चला कि ये जो उनका एग्रेसिव बिहेवियर है, ये उनके जीन्स की वजह से आ रहा है, क्योंकि उनके बड़ों में भी वही जीन्स मौजूद थे। तो इन ब्रीडिंग से भी साबित हुआ, और दूसरा हमारे पास जो साबित हुआ वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन के ज़रिए से साबित हुआ। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब होता है कि जानदार हमने कुछ अपनी मर्ज़ी से लिए, जिनमें हमने एक तरह के जो हैं कैरेक्टर्स देखे, फिर उनको ब्रीड करवाया, फिर उनकी नस्लों को हमने देखा कि उनमें कौन से कैरेक्टर्स मौजूद हैं। यानी आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बाद ब्रीडिंग कराना, ये हमारे पास आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहलवाता है। तो वही बातें आगे लिखी हुई है, द एनिमल शो वेरी इन द एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन बिहेवियर बिकॉज द वेरिएशन इन जीन्स, कि जो जानवर हैं उनका बिहेवियर अलग अलग होता है क्योंकि उनके जीन्स अलग होते हैं। अब यहाँ एक मिसाल लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल ऑल डॉग्स बिलोंग टू सेम स्पीशीज़। जो डॉग्स हैं उन सब की स्पीशीज सेम है, कैनिस ल्यूपेस। लेकिन लिखा हुआ है आफ्टर आर्टिफिशियल सिलेक्शन डिफरेंट ब्रीड्स हैव डिफरेंट बिहेवियर्स। आर्टिफिशियल सिलेक्शन के नतीजे में जब हमने जानवरों को एक जैसे कैरेक्टर्स वालों को जब हमने ब्रीड किया, तो हमने देखा कि उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा बिहेवियर में चेंजेस नज़र आ रहे हैं। अभी किस तरह से वेरिएशन, किस तरह से चेंजेस आए, लिखा हुआ है सच इज़ वेरिएशन इन द हंटिंग स्किल्स अमंग ब्रीड्स ड्यू टू वेरिएशन इन द जीन्स। तो जानदारों के अंदर, डॉग्स के अंदर कुछ में हंटिंग स्किल्स बहुत बेहतरीन थी, क्योंकि उनके अंदर वही चीज़ दाखिल किए गए हैं बार बार। एक डॉग है, उसकी हंटिंग स्किल्स अच्छी हैं, उसका मेटिंग उसी डॉग के साथ कराएगी, दूसरी फीमेल डॉग के साथ जिसकी हंटिंग स्किल्स अच्छी थी। औलाद बनेगी, उसके अंदर और ज़्यादा हंटिंग स्किल्स अच्छी होंगी। तो ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन के नतीजे में उनके अंदर हमने जीन्स को बेहतर देखा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने जेनेटिक्स को देखा कि जेनेटिक्स किस तरह से बिहेवियर पर असरअंदाज होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।